मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। तय तिथियों में ही कराई जाएंगी नीट, यूजी और जेईई मेंस परीक्षाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, छात्रों के अनुरोध पर ही सितंबर में परीक्षा कराने का लिया गया निर्णय। प्रदेश में 1,46,000 टेस्ट एक दिन में किए जाने पर मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया संतोष। कहा, कोरोना से 2 कदम आगे की रखनी होगी सोच, तभी होंगे सफल। कुशीनगर में नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का काम हुआ शुरू। जल्द ही एयरपोर्ट से शुरू हो जाएंगी उड़ानें। बौद्ध परिपथ के पर्यटकों को मिलेगा लाभ, पर्यटन के बढ़ेंगे अवसर। बरसाना में आज श्री राधा रानी मंदिर समेत पूरे ब्रिजमंडल में मनाई जा रही है राधाष्टमी। कोरोना संक्रमण के कारण बाहर से आए पर्यटकों में आई कमी। मंदिर के सेवायत ने की पूजा अर्चना। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। नीट, यूजी और जेईई मेंस परीक्षाओं की जो चर्चाएं हो रही हैं, उसके बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने एक जरूरी नोटिस जारी कर दिया और ये नोटिस इंजीनियरिंग और मेडिकल यूजी प्रवेश परीक्षाएं और जेईई मेंस और नीट 2020 के संबंध में है। एनटीए की नोटिस में कहा गया है कि जेईई मेंस और नीट यूजी परीक्षाएं जो पहले जुलाई में होने वाली थीं, विद्यार्थियों के अनुरोध पर सितंबर के लिए स्थगित कर दी गई हैं। अब विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों का ध्यान रखते हुए ये परीक्षाएं तय तिथियों में ही ली जाएंगी। यानी जेईई मेंस का आयोजन 1 सितंबर से 6 सितंबर 2020 तक किया जाएगा, जबकि नीट यूजी 13 सितंबर 2020 को होगा। एनटीए ने एक नोटिस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई बातों का भी हवाला दिया है। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट यूजी और जेईई मेंस 2020 स्थगित करने की अपील का कोई वैध कारण समझ नहीं आता। इस नोटिस में एनटीए ने कहा कि जेईई मेंस के एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। नीट 2020 के एडमिट कार्ड भी जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। इसकी जानकारी एनटीए और नीट की वेबसाइट पर दे दी जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि छात्र और अभिभावक भी यही चाहते हैं कि छात्रों का साल खराब ना हो और उच्चतम न्यायालय ने भी यही कहा है। वहीं अब तक परीक्षा में बैठने वाले छात्रों में से 85% अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर चुके हैं।
जेईई नीट की परीक्षाओं को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट है, लेकिन छात्र चिंतित हैं। बहुत अभिभावकों के और छात्रों के लगातार हम पर दबाव रहा, साहब आप नीट की परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं, आप जेईई की परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं। अभिभावक इतना परेशान थे कि बच्चा कब तक पढ़ता रहेगा, क्या होगा आखिर, ये इसका तो कोई समय जो है होना चाहिए। हम लोग जब परिस्थितियाँ थी तो एक बार थोड़ा सा पीछे किया, फिर दूसरी बार पीछे किया, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ थी, लोग तैयार भी नहीं थे। आज ही एनटी के जो डीजी ने मुझे सूचना दी, मुझे बहुत खुशी है कि जेईई के जो कुल छात्र थे वो 8.58 लाख छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था और उसमें से कल तक 7,25,000 छात्रों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर दिया। दूसरी बात कि उनके केंद्र बढ़ाए हैं उन्होंने। एक केंद्र में मुश्किल से 100 से 150 बच्चे आएंगे, दूसरे में उन केंद्रों पर भी बच्चों ने 99% बच्चों की जो प्राथमिकता थी कि मुझे ये केंद्र चाहिए, उस केंद्र को दिया गया। इस बीच केवल 450 बच्चों का अभी ये निवेदन आया कि थोड़ा सा परिस्थितियां हमारे अनुरूप हो जाएं तो हमारे ये केंद्र बदलकर यहाँ कर दें। एनटीए उसके लिए भी तैयार है। यानी जो ये व्यवहारिक दिक्कतों की बात कर रहे हैं छात्र की, हमारे कंटेनमेंट जोन में पड़ता है या परिवहन के साधन नहीं है, इन सब पर गौर किया जा रहा है। बिल्कुल, एक एक विषय पर गौर किया जाएगा, एक एक विषय पर हम छात्र के साथ हैं। पहले उसकी सुरक्षा, उसके बाद उसकी शिक्षा। भारत में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की दर में लगातार सुधार हो रहा है। कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 76.30% हो गई है। कोरोना से अब तक कुल 24,67,758 मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 63,173 मरीज ठीक हुए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समुचित प्रयासों से ऐसा संभव हो पाया है। ट्रैक टेस्ट और ट्रीट की रणनीति सफल रही है। वहीं कोरोना से हो रही मौत में भी गिरावट आई है। वर्तमान में मृत्यु दर 1.84% है। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या 7,07,267 है। वहीं पिछले 24 घंटों में देश भर में 8,23,992 कोविड नमूनों की जांच की गई। इसके साथ कुल 3,76,51,512 सैंपलों की अब तक जांच हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड-19 के 1,46,000 टेस्ट किए जाने पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने टेस्टिंग क्षमता को भी शीघ्र बढ़ाकर 1,50,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए कोरोना से 2 कदम आगे की सोच रखनी होगी। कोरोना से ठीक हुए मरीजों की मेडिकल ट्रीटमेंट विधि का गहन अध्ययन किया जाए। इससे आगे की रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति के परिणाम स्वरूप देश और दुनिया की तुलना में प्रदेश में कोविड-19 की मृत्यु की दर काफी कम है। इसे और न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश भी दिए। सभी जिला स्तर के अधिकारियों को भी कोरोना की मॉनिटरिंग समेत सभी कार्रवाइयों पर निगाह रखने के निर्देश दिए हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर के जल्द ही शुरू होने के निर्देश मिलने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए अथॉरिटी ने नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। बिल्डिंग का भूमि पूजन करते हुए एयरपोर्ट के निदेशक ए.के. द्विवेदी ने कहा कि बिल्डिंग का निर्माण पुरानी बिल्डिंग की जगह ही किया जाएगा। जर्मन तकनीक से बनने वाली इस बिल्डिंग की लागत 26 करोड़ रुपए आएगी, जिसे 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा और यात्रियों के ठहरने के मानकों को ध्यान में रखकर इस बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट का काम काफी पहले शुरू किया गया था, लेकिन केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद इस काम में तेजी आई है और इस एयरपोर्ट को सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में बनाने का निर्णय किया। इसके बनने से बौद्ध सर्किट को बड़ा फायदा मिलेगा और पर्यटन की संभावनाएं भी इस क्षेत्र में बढ़ेंगी। चूंकि 24 जून को इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो अब सारी व्यवस्था इंटरनेशनल नाम के अनुसार की जाएगी। इसका वर्क ऑर्डर 18 अगस्त को रिलीज हुआ है। उसके अंदर 100 दिन के अंदर इस बिल्डिंग को तैयार कर देना है। लगभग 150 क्षमता की बिल्डिंग होगी, अराइवल, डिपार्चर और एसएचएस अलग अलग करके।
राजनीति हमेशा दूसरों को दिशा देती रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री नीलिमा कटियार ने युग दधीची देहदान संस्थान के बैनर तले अपनी देहदान करने का संकल्प लिया। मंत्री ने देहदान की सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए संस्था को अपना संकल्प पत्र भर कर दिया। इस अवसर पर नीलिमा कटियार ने कहा कि दधीची परंपरा मानवता के प्रति ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है, जब किसी के जीवन को बचाने के लिए हमारे अंग काम आ सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग अपनी देहदान करें, जिससे दूसरे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। देहदान अभियान के प्रमुख ने बताया कि अब तक प्रदेश भर में 3000 लोगों ने संकल्प पत्र भरा है। अब तक 229 मृतदेह विभिन्न मेडिकल कॉलेजों को समर्पित की जा चुकी है। भारत की धरती दधीची परंपरा की संवाहक है, वाहक है, और मुझे लगता है ईश्वर का इससे बड़ा वरदान मानवीयता को नहीं मिल सकता कि एक मानव का शरीर दूसरे मानव के काम आ सकता है। मुझे लगता है कि इस अभियान को मजबूती देने के लिए और भारतीय परंपरा को, भारतीय संस्कृति को, जो त्याग की परंपरा है, और समाज को, विश्व को भारत की संस्कृति और परंपरा से बहुत कुछ मिला है। आज उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर आदरणीय मनोज सेंगर जी जो लगातार कानपुर के अंदर इसी प्रकार के अनेक उन्होंने मानवीयता से भरे हुए कार्यक्रमों को संकल्प के साथ संपादित किया है। आज उनकी संस्था के साथ जुड़कर देहदान का संकल्प पत्र मैंने भी भरा है। अब तक पूरे प्रदेश से 3000 से अधिक लोगों ने देहदान का संकल्प पत्र भरकर हमको दिया है और 229 मृतदेह अब तक विभिन्न मेडिकल कॉलेजों को हमने सफलतापूर्वक समर्पित की है। आज उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री माननीय नीलिमा कटियार जी ने अपने देहदान की घोषणा करते हुए इस आशय का संकल्प पत्र भरकर हमें सौंपा है। उनके इस कदम से न केवल अभियान का गौरव बढ़ा है, वरन समाज के अनेक लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। आज दधी जयंती के अवसर पर मेरा आप सबके माध्यम से समाज के मूर्धन्य जनों से अनुरोध है कि वे आगे बढ़कर राष्ट्र सेवा के इस देहदान महायज्ञ में संकल्प पूर्वक अपनी आहुति प्रदान करें, जिससे कि हमारे बाद हमारे मृत शरीरों पर शोध करके समाज में फैल रही विभिन्न घातक बीमारियों को, समाज को निजात दिलाने के लिए, इन बीमारियों के लिए हम एक वज्र का निर्माण कर सकें। मथुरा के बरसाना में श्री राधा रानी मंदिर समेत पूरे ब्रजमंडल में राधाष्टमी मनाई जा रही है। पूरे बरसाने में हर तरफ से राधे राधे की गूंज सुनाई पड़ रही है। मथुरा, वृंदावन, रावल, बरसाना, गोवर्धन और महावन समेत सभी तीर्थ स्थलों में राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानियां ही नहीं, बल्कि राधा और कृष्ण का नाम भी एक साथ ही लिया जाने लगा था। हालांकि कोरोना के कारण जन्मोत्सव सादगी के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या भी कम रही है। इस बार मंदिर के सेवायत और सुरक्षाकर्मी ही इस कार्यक्रम में शामिल हो सके हैं। इससे पहले यहां देश विदेश के बड़े सैलानी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आते थे। तो शासन के निर्देशानुसार जितने लोगों को वहां समाज गायन के लिए जाना था, जो गाइडलाइंस में दिए गए थे, अब वो समाज गायन वाले लोगों की संख्या कुछ ज़्यादा हो रही थी और तो प्रशासन ने उन्हें जो है रोका, घुसने से रोका कि इतने लोग नहीं, वो सीमित संख्या में ही जो है लोग समाज गायन के लिए जाएंगे। आज महिला समानता दिवस है। साल 1920 में अमेरिकी संविधान में 19वें संशोधन के स्वीकार किए जाने के अवसर पर हर साल यह दिन मनाया जाता है। इस संशोधन का मकसद महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान करना था, जो उस वक्त अमेरिकी महिलाओं के पास नहीं था। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि महिला समानता दिवस के मौके पर महिलाओं को शुभकामनाएं। मैं उनके अदम्य साहस को नमन करता हूं। सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समाज में उनके लिए समानता, योगदान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाएं हर मोर्चे पर पुरुषों को टक्कर दे रही हैं, चाहे वो देश को चलाने की बात हो या फिर घर को संभालने का मामला हो। यहां तक कि महिलाएं देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही हैं।
अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस पर मेरठ की महिलाओं ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार ने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका सुरक्षा और 3 तलाक जैसे कानून बनाकर उनके उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महिला समानता के लिए किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद दिया है। मानती चली आई हूँ कि पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो है वो भी इस पे एक मोहर लगा चुकी है कि स्त्री और पुरुष समान हैं, उनको समानता का अधिकार दिया है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो लगाया और उसको क्रियान्वयन किया। गैस के लिए उन्होंने जो गांव की महिलाओं को जो सुविधा दी वो वाकई में सराहनीय है। वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक को नीति आयोग ने मॉडल ब्लॉक के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसलिए श्रम मंत्रालय भी लोगों के रोजगार और पेंशन के लिए लगा हुआ है। श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजय तिवारी ने 2 दिन का सेवापुरी का दौरा किया, जिनसे डीडी न्यूज ने खास बातचीत की। वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक को मॉडल ब्लॉक के रूप में डेवलप करने का संकल्प लिया है। इसमें केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं और मंत्रालय जुड़े हुए हैं जो सेवापुरी ब्लॉक को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है भविष्य सेवापुरी ब्लॉक का और गांव में रहने वाले लोगों का? 2 जगहों पे हम गए, गुराई में गए और पुरंदरपुर में गए। हमारे श्रम मंत्रालय की तरफ से जो एक स्कीम चलाई जा रही है वो वृद्धावस्था पेंशन के लिए, जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। ये योजना पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने कर कमलों से इसका अनावरण किया था। और इस पेंशन से जो लाभ मिलने वाला है वो असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, जो गरीब तबके के हैं, जैसे कि रेडी पटरी वाले हैं, रिक्शा चालक हैं, छोटी दुकान लगाने वाले हैं, घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, या यहाँ तक कि जो आशा कर्मी हैं और सहायिकाएं हैं, जो ये असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो कि 90% हमारे देश में इस तरह के लोग हैं, इनके लिए ये पेंशन योजना चलाई जा रही है। सारे के सारे जो भी लाभ लेना चाहें, ये एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है और इसमें चूंकि अपना अंशदान भी करना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन इससे वृद्धावस्था सुरक्षित हो जाती है। और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको इसका लाभ मिले और किस तरह से हम इसको मोबिलाइज करें, इसके लिए कल हम सेवापुरी ब्लॉक जाकर देख के आए हैं और हमने देखा है लोगों में बड़ा उत्साह है और इस स्कीम को ज्वाइन करने में। और जैसे जैसे हमारे ब्लॉक के अधिकारीगण जिस तरह से समझा रहे हैं, लोगों में उत्साह उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और जो हमने टारगेट लिया है वो टारगेट मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही हम पार कर जाएंगे। लोगों को इसमें जोड़ने में, लोगों को इसमें लाभ देने में हम निश्चित ही सफल होंगे। प्रधानमंत्री पेंशन की जो योजना है, स्कीम है, इसका लाभ असंगठित मजदूरों को और खासतौर से सेवापुरी ब्लॉक में जिस तरह से सरकारी सिस्टम काम कर रहा है, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं तिवारी जी कि सारे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल पाए। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर रितेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़। जनपद शाहजहांपुर में कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी काम किया है। आजीविका मिशन के तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने 99 महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए स्कूली बच्चों की ड्रेस सिलाई का काम दिया है। प्रति ड्रेस 100 रुपए का पारिश्रमिक उनको दिया जाएगा। घरेलू महिलाएं भी इस संकट के समय में ड्रेस की सिलाई का काम पाकर खुश हैं और परिवार के भरण पोषण के लिए इसे एक सहारा मान रही हैं। महिलाओं का कहना है कि सरकार के इस कदम से गांव की महिलाओं को काफी सहयोग मिला है। और सर, जो हम लोग कम से कम 3-4 महीने से ऐसे बैठे हैं कि हम लोगों को कोई कार्य नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमने सरकार द्वारा काम मिला है, ड्रेस का, स्कूल का काम मिला है, तो हम लोग यूनिफॉर्म बना रहे हैं।
इस समय। और हम लोगों ने कम से कम 1 महीने पहले हम लोगों ने मार्क्स भी बनाए हैं बहुत से, जो हम लोगों का मतलब काम चलाया जा रहा है कि हम लोगों में ऐसे लॉकडाउन में काम मिल रहा है, रोजी रोटी मिल रही है और मतलब प्रधानमंत्री द्वारा ही मिल रहा है हमें रोजगार। घर बैठे ही हम लोगों को कपड़ा दिया जा रहा है, स्कूल का मतलब ड्रेस बनाने का हम लोगों को पैसा भी मिल रहा है, 100 रुपये एक पीस का मिलता है हम लोगों को। मतलब ऐसे हालात में हमें जो कपड़ा मिला है, जो ड्रेसेस मतलब सिलने के लिए मिली है, तो इससे हमारा घर की रोजी रोटी चलती है, रोजगार हमारा चल रहा है, हमारे परिवार का भी थोड़ा बहुत रोजगार चलता है ऐसे। और इसलिए हम प्रधानमंत्री को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल की ड्रेस में सिल रहा हूँ अभी तक और 100 रुपये एक ड्रेस पे मिलते हैं सर, इसीलिए हम अपने घर में काम करते हैं। लॉकडाउन की वजह से स्कूल मिले हैं, काम करते हैं, बिजनेस बढ़ती है, इसलिए अपना खर्चा चला रहे हैं। लॉकडाउन के कारण हमें काम मिला है, वो 100 रुपये देते हैं, उसमें भी हम काम चला रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बच्चों की स्कूल ड्रेस तैयार करने का कार्य जनपद में बहुत सारे स्वयंसेवी संगठनों को और विशेष रूप से जो महिला स्वयंसेवी संगठन है उनको सौंपा गया है। इसका उद्देश्य ये है कि एक और जो महिलाओं का स्वयं सहायता समूह है वो उनको संगठित होने में मदद मिल सके, उनको रोज़गार मिल सके और वो जीविकोपार्जन में उनको आसानी हो सके। वहीं दूसरी ओर जो स्थानीय बच्चे हैं स्कूल के, उनको उनकी नाप के अनुसार और ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से ड्रेस उपलब्ध हो सके। तो बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जो निःशुल्क ड्रेस वितरण होता है उसमें कमेटी के माध्यम से जो कपड़ा है वो परचेज किया जाता है और उसको उसकी स्टिचिंग इत्यादि की कार्रवाई की जाती है। तो स्टिचिंग के लिए इस प्रकार से इसका चयन किया गया महिला स्वयं सहायता समूह। महिलाओं को पारिश्रमिक मिलेगा प्रति ड्रेस, जो एक निर्धारित स्टिचिंग शुल्क है, सिलाई का पैसा है वो मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं को स्वयं सहायता समूह गठित करते समय एक रिवॉल्विंग फंड गवर्नमेंट की ओर से उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वो अपनी पूंजी मिलाकर और उसके साथ वो अपना व्यवसाय कर सकें, तो वो उनको मिलता है। वाराणसी में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग लोगों की एंटीजन किट से कोरोना की जांच कर रहा है। जिन लोगों को लगातार बाहर निकलना पड़ रहा है उनसे किसी को ये संक्रमण न फैले, इसके लिए जांच करके उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग में रेलवे कर्मचारियों की जांच की। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रतिदिन 2500 लोगों की जांच की जा रही है। इस जांच का 15 से 20 मिनट में परिणाम आ जाता है और संबंधित व्यक्ति को उसी के अनुसार आगे के इलाज के लिए भेज दिया जाता है। ये जांच वाराणसी कैंट स्टेशन पे वाराणसी रेलवे प्रशासन के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से ये किया जा रहा है। करने का उद्देश्य ये है कि जो इस समय कोरोना के बढ़ते रोगी आ रहे हैं, कुछ रोगी आ रहे हैं, उनको ट्रेस करने के लिए कि रोगियों को हम स्क्रीनिंग करके उनको ज़्यादा अगर पॉजिटिव आते हैं तो आइसोलेट करेंगे, जिससे समाज में और लोगों के ये लोग फैलन पाए। इस समय चूँकि जितने भी केसेज आ रहे हैं कोरोना के 80% केसेज एसिम्टोमेटिक हैं, तो उनमें कोई लक्षण न होने के आधार पर वो उनको खुद नहीं पता कि वो संक्रमित हैं या नहीं है। इसलिए कोई केस कराया जा रहा है, ये टेस्ट कराया जा रहा है। ज़्यादा जहाँ जन समुदाय ज़्यादा जहाँ हो, जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोगों का मिलना जुलना है, हम उनको टारगेट कर रहे हैं कि वहाँ पे अगर वो किसी से संपर्क में आते हैं कि एक ज़्यादा जन समुदाय में ये रोग फैलने का खतरा हो सकता है। यहाँ कोविड का जांच हो रहा है ताकि कोई रेल कर्मचारी मतलब संक्रमित ना हो। अगर संक्रमित होगा तो उसका समय पर इलाज हो सके, इसलिए जाँच करवाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल में छात्र पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि स्कूल लगातार बंद हैं। ऐसे में पढ़ाई के लिए लोग ऑनलाइन शिक्षा का सहारा ले रहे हैं। माध्यमिक स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए ई गंगा कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसके जरिए दूरदर्शन के माध्यम से ग्रामीण छात्रों तक भी शिक्षकों के लेक्चर पहुंच रहे हैं, जिससे घर बैठकर छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्यक्रम से छात्र प्रसन्न हैं कि उनका शिक्षण कार्य विपरीत परिस्थितियों में भी बंद नहीं हुआ है। कोरोना महामारी के चलते हुए सभी स्कूल बंद हैं, सभी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। तो मुझे स्कूल से सर का फ़ोन आया कि ई गंगा के माध्यम से स्वयं प्रभा दूरदर्शन पर लाइव क्लासेस चल रही हैं। क्लासेस बहुत अच्छी हैं, मैं उन्हीं से घर बैठे पढ़ रहा हूँ आराम से। कोरोना महामारी के बीच मेरी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आ रही है। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
12 का छात्र हूँ और कोरोना महामारी के वजह से स्कूल बंद हो गए थे, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। सर का फ़ोन आया था कि ई ज्ञान गंगा स्वयं प्रभा दूरदर्शन चैनल पर अच्छी वीडियो आते हैं और बहुत अच्छी वीडियो हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है और सर मैं सरकार को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। कोरोना महामारी के कारण हमारी कॉलेज बंद हो जाने के चक्कर में पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो सर ने हमें एक दिन बताया था ई ज्ञान गंगा माध्यम से पढ़ाई करें हम। वो दूरदर्शन और स्वयं प्रभा चैनल पर आता है, उससे हमारी पढ़ाई में भी कोई लॉस नहीं हो रहा है, अच्छी पढ़ाई हो रही है उससे, एकदम स्कूल की तरह कैसे क्लास में पढ़ते हैं ऐसे ही हम उस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। कोविड-19 की विषम परिस्थिति में ई ज्ञान गंगा नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और इस प्रोजेक्ट में जिस प्रकार से गंगा सतत वाहिनी है, सदा नीरा है, उसी तरह से ज्ञान भी सतत प्रवाहित बना रहे, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के कक्षा 9 और 11 के छात्रों के लिए प्रतिदिन स्वयं प्रभा चैनल पर और कक्षा 10 और 12 के लिए उत्तर प्रदेश दूरदर्शन चैनल पर उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए एवं NCERT नई दिल्ली द्वारा उनका परीक्षण करने के उपरांत प्रसारित किए जा रहे हैं और इस माध्यम से कोविड-19 में बच्चे अपने घर पर रहकर उनका अध्ययन करेंगे और अगर उन्हें कोई समस्या आती है तो वो शनिवार को, प्रति शनिवार को या सुविधानुसार अपने गार्जियंस के माध्यम से अपनी समस्या विद्यालय में रख सकते हैं और हमारे प्रधानाचार्य और हमारे शिक्षक उन समस्याओं का समाधान करेंगे। काकोरी के अमेठिया मोड़ पर सुबह 6:30 बजे ओवरटेक करते समय 2 रोडवेज बसों की आमने सामने भिड़ंत होने से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि हरदोई डिपो की 2 बसें, जिसमें एक लखनऊ से हरदोई और दूसरी हरदोई से लखनऊ आ रही थी। लखनऊ से हरदोई जाने वाली बस ट्रक को ओवरटेक करते समय हरदोई से लखनऊ आ रही रोडवेज से बस से सामने से टकरा गई। टक्कर से एक बस सड़क किनारे बने सिराजुद्दीन के ढाबे में घुस गई, जिसमें वहां चाय पी रहे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बसें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस घटना में कुल 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इस समय पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए बांदा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा समूहों की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आरोग्य सेतु ऐप के बारे में प्रशिक्षित करने के साथ ही उनके मोबाइल सेटों में डाउनलोड करा रही हैं, जिससे कि लोगों को समय रहते संक्रमित व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। मास्क और संक्रमण से बचाव के लिए किस तरह की साफ सफाई रखनी है, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी देती हैं। इसके अलावा समूहों के द्वारा वॉल पेंटिंग के माध्यम से भी लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि इस घातक वायरस की चपेट में आने से लोगों को बचाया जा सके। कोरोना नाम की जो महामारी चल रही है, इसको हमें मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये ऐप डाउनलोड हुआ है, तो हम जा के गांव में भैया बहनों को, दीदियों को बताते हैं कि ये आरोग्य सेतु डाउनलोड करें और डाउनलोड करके ये हमारे आसपास जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति है उसकी जानकारी देता है और हम अपने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा इसके बचाव खोज रहे हैं कि कैसे बचाव किया जाए। हाथों में साबुन से धोना और मास्क का प्रयोग कर, हम स्वयं मास्क बनाकर बहनों को देती हैं और गांव में ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहने के लिए सभी बहनों भाइयों को जानकारी देते हैं। NRLM के तहत हमें जानकारी दी गई कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। ये कोविड-19 के लिए ऐप है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे आसपास कितने लोग ग्रसित हैं इससे या हम स्वस्थ हैं कि नहीं, ये भी बताता है। तो इसे हमें डाउनलोड करना है और ग्राम की सब महिला समूह के द्वारा हमें काफ़ी बातों का पता चला कि कैसे हमें बचाव करना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखना है और हमें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है, जिससे कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने से हमें पता चलता है कि हमारे आसपास कोई कोविड-19 पॉजिटिव मरीज है या नहीं है। देखिए, जैसे कोविड-19 संक्रमण जब से फैला हुआ है, भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जनपद बांदा के स्वयं सहायता समूह की सदस्यों द्वारा घर घर जाकर के महिलाओं को जागरूक किया जाता है। जागरूकता कई प्रकार से किया जा रहा है। एक तो दीवार लेखन करके महिलाएं जागरूक कर रही हैं,
दूसरा हैंड वॉश और साबुन से हाथ धोने के तरीकों के बारे में बता करके जागरूक कर रही हैं। तीसरा है जो भारत सरकार का आरोग्य सेतु ऐप है, जिन सदस्यों के परिवारों में मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन, उसमें आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कराना कैसे कराना है इसके बारे में बता रहे हैं, घर घर में जा कर के सबको, और उसका उपयोग कैसे करना है, कैसे असेसमेंट करना है, ये सब के बारे में जागरूक कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों व पशुपालकों से देश में दूध की उपलब्धता बढ़ाने वाली पूर्व श्वेत क्रांति की तर्ज पर शहद यानी मधु की उत्पादकता बढ़ाने वाली मधु क्रांति का शुभारंभ किया है। इसके तहत खादी ग्रामोद्योग आयोग प्रवासी कामगारों को इसके माध्यम से रोजगार देकर आत्मनिर्भर बना रहा है। गांव पंजोखरा स्थित बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र पर बी बॉक्स वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी और खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष विनय सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। योजना के शुभारंभ के पहले चरण में 20 कामगारों को 10-10 बी बॉक्स व टूल किट का वितरण किया गया। इस दौरान लाभार्थियों ने कोरोना काल में इस योजना से मिले लाभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। तय तिथियों में ही कराई जाएगी नीट, यूजी, जेईई मेंस परीक्षाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, छात्रों के अनुरोध पर ही सितंबर में परीक्षा कराने का लिया गया निर्णय। प्रदेश में 1,46,000 टेस्ट एक दिन में किए जाने पर मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया संतोष। कहा, कोरोना से 2 कदम आगे की रखनी होगी सोच, तभी होंगे सफल। कुशीनगर में नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का काम हुआ शुरू। जल्द ही एयरपोर्ट से शुरू हो जाएंगी उड़ानें। बौद्ध परिपथ के पर्यटकों को मिलेगा लाभ, पर्यटन के बढ़ेंगे अवसर। बरसाना में आज श्री राधा रानी मंदिर समेत पूरे ब्रिजमंडल में मनाई जा रही है राधा अष्टमी। कोरोना संक्रमण के कारण बाहर से आए पर्यटकों में आई कमी। मंदिर के सेवायत ने की पूजा अर्चना। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। मैं आशीष पाठक, प्रवक्ता, नेशनल इंटर कॉलेज तहसील फतेहपुर बाराबंकी, आप सब